और दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल पे 10th और 12th बोर्ड की पढ़ाई जो कि मतलब मैथ्स और साइंस विषय की और बिहार आईटीआई और पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस की तैयारी भी कराई जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना महामारी की वजह से सभी एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड हो रही है और बिहार आईटीआई के एग्ज़ाम की डेट भी पोस्टपोन्ड हो गई है। तो दोस्तों, अब लगता है 1-2 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगी जैसे ही कोरोना महामारी जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बिहार आईटीआई को क्रैक करने का टॉप सीक्रेट। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब तक आप बिहार आईटीआई में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छा रैंक नहीं मिलेगा। और अगर आपको रैंक अच्छा नहीं आता है, यानी कि 200 या फिर अंडर 100 नहीं आते हैं आप रैंक में, तो आपको अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी, जैसे कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन वाली ट्रेड नहीं मिलेगी। और अभी के डेट में मैं बात करूँ 2019 से ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। ऑनलाइन काउंसलिंग में और भी ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों कि आपको ट्रेड अपने से चूज नहीं करना है, आपको ट्रेड वो लोग खुद चूज करके देते हैं और इसके लिए आपको सेकेंड काउंसलिंग तक का भी वेट करना पड़ सकता है अगर आपको अच्छी ट्रेड नहीं मिली तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक करें, उसका टॉप सीक्रेट। उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिव होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। तो आइए पहले उस बात को जानते हैं। क्या दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि आज के डेट में ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, लेकिन आज से कुछ दिनों पहले, यानी कि मैं 2017 और 2018 की बात करूं तो उस समय ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती थी, उस समय ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी। तो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आपको पटना जाना पड़ता था। पटना के आईएएस भवन में आपकी काउंसलिंग होती थी, तो वहाँ पे एक साथ 8 या 9 जिलों की काउंसलिंग होती थी। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखी कि जितने भी बच्चों का मतलब रैंक बूस्ट है, मतलब कि अंडर 100 है या अंडर 200 है, वे सभी कि 100 क्वेश्चन प्लस सही थे, 100 क्वेश्चन प्लस या फिर 90 क्वेश्चन प्लस सही थे पूरे 150 में। आपको तो पता ही होगा कि आईटीआई बिहार आईटीआई में पूरे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, और पहले ये बता दूं कि किस किस सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आपको मैथ से रहते हैं और 50 क्वेश्चन आपको जीके से रहते हैं और 50 क्वेश्चन आपको साइंस से रहते हैं। तो ये तीनों पोर्शन से 50-50 क्वेश्चन रहते हैं। और जो टॉपर विद्यार्थी थे, यानी कि टॉपर स्टूडेंट, उनका रैंक जो कि अंडर 100 थे या अंडर 200 थे, उनका मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सही 100 से अधिक या फिर 90 से अधिक था। तो दोस्तों, इस वजह से एक और मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपके देखिए, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं टोटल, फिजिक्स और साइंस, और आपके पास 3 सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ्स और जीके। को बता दूं, साइंस पहले है आपको, इस साइंस और मैथ्स और जीके। तो मान लीजिए इसमें 50-50 नंबर के होने वाले हैं, इसमें 50-50 नंबर के होने वाले हैं। तो आपको मैं टारगेट रखूँगा कि किसी भी तरह आपको 100 लाने हैं। 150 का एग्ज़ाम है और आपको 100 नंबर लाने हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए दोस्तों, आपका साइंस स्ट्रॉन्ग है, यानी कि साइंस बेहतर है और मैथ्स आपकी अच्छी नहीं है। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप साइंस के 50 क्वेश्चन से साइंस में 40 क्वेश्चन को सही करने का 40 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए मैंने 40 क्वेश्चन बोला, और आप ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि बिहार आईटीआई के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात है। बिहार आईटीआई के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप साइंस में 40 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैथ्स में आपकी मैथ्स कितनी भी बुरी हो तो आपने मैथ्स बिहार के लड़के हैं तो मैथ्स तो थोड़ा बहुत ज़रूर ही जानते होंगे। तो मैथ्स में आप 10 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और जीके की बात करूं मैं आपसे, तो जीके में भी आपका पोर्शन अगर अच्छा है, अगर जीके के पोर्शन में आप मेहनत कर देते हैं तो आप 40 या 45 क्वेश्चन, 40 प्लस क्वेश्चन के आसपास कर सकते हैं। तो 40 प्लस क्वेश्चन के आप आसपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे 90 से 100 के बीच आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे। तो 90 से 100 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो मैं 110% आपको गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन आपका रैंक टॉप 100 में ज़रूर आएगा और आपको अच्छा ट्रेड भी ज़रूर मिलेगा। ये सबसे बड़ी मेन मोटिव थी इसको बताने के लिए कि अगर आप ऐसे करते हैं
तो आपको अंडर 100 रैंक या अंडर 200 रैंक तो ज़रूर ही आ जाना है। और इसके बाद आपको फिटर या इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड आराम से मिल जाएगा, और इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड आपको मिलने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो आइए आगे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो हम कैसे इसको कर सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे जीके के पोर्शन की, और उसके बाद बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और एग्ज़ाम में उसको कितने इजी क्वेश्चन है आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप देख के बहुत ही क्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे बिहार, अभी जैसे कि देख रहे हैं देश में कोरोना महामारी की वजह से पूरा कहर छाया गया है, तो इससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। और हाँ, करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं जीके वाले पोर्शन में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम जीके वाले पोर्शन को उठा के कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे जीके के पोर्शन से। उसके बाद हम मैथ्स के पोर्शन में जाएंगे, उसके बाद हम साइंस के पोर्शन में जाएंगे। तो दोस्तों आपने ज़रूर सोचा होगा कि यही इस पोर्शन पहले क्यों करा रहे हैं, जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, साइंस स्ट्रॉन्ग है, वो बोलेंगे कि मैं मैथ्स और साइंस पोर्शन जल्दी करा दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैथ्स और साइंस से पहले जीके बहुत ही इजी है, आपको याद करने में भी आसानी होगी, और आपको एक बार अगर मान लीजिए डेली एक बार उसको रिवीजन कर रहे हैं तो वो आपको इजी हो जाएगी। और मैथ्स और साइंस की तो इजी ज़रूर जीके के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप साइंस में ठीक नहीं है या फिर मैथ्स में ठीक नहीं है, तो आप जीके के अगर 50 में 45 प्लस क्वेश्चन कर ले रहे हैं, और मैथ्स में 10 प्लस कर ले रहे हैं, और फिर साइंस आपका अगर स्ट्रांग है तो आप साइंस में कर लीजिए 40 प्लस क्वेश्चन, इससे आपका रैंक अच्छा खासा बूस्ट हो जाएगा। या फिर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो आप मैथ्स में 40 कर लीजिए और साइंस में 10 कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों आप। तो चलिए हम सबसे पहले जीके के पोर्शन की बात करते हैं। जीके के पोर्शन में हम क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, देखिए ये। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जीके में करेंट अफेयर्स की। यहाँ तक कि आप सभी जान रहे हैं कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे जीके बन सकते हैं जो कि करेंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो आइए हम कुछ जीके देखते हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो सकता है, और शायद वो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से ही आपको कई जीके आ सकते हैं, जैसे कि कोविड-19 जो महामारी है वो किस देश में पैदा हुई, कोविड-19 जो महामारी है वो किस देश में पैदा हुई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको चाइना में कोविड-19 महामारी पैदा हुई थी। और आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कोरोना महामारी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए की नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। 20 लाख करोड़ रुपए की नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। ऐसे और भी करेंट अफेयर्स बनते हैं जो कि इस लॉकडाउन में और कोरोना महामारी की वजह से पूछे जा सकते हैं। तो आइए कुछ और हम क्वेश्चन को देख। तो दोस्तों आगे का करेंट अफेयर्स ये कहता है, आगे का करेंट अफेयर्स दोनों में स्टार लगा लीजिएगा, दोनों के पूछे जाने की संभावना बहुत है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 किसे दिया गया? तो हम आपको बता दें वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 रतन लाल को दिया गया, जो कि इंडियन और अमेरिकन डॉक्टर हैं। और आगे का क्वेश्चन आरबीआई का गवर्नर क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी 2020 में आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों शक्तिकांत दास। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि गवर्नर ऑफ बिहार कौन है, यानी कि बिहार के गवर्नर कौन है। तो बिहार के गवर्नर दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिहार के गवर्नर फग्गू चौहान हैं। अभी के डेट में बिहार के गवर्नर फग्गू चौहान हैं। गवर्नर शॉर्ट में लिख देता हूँ, गवर्नर ऑफ बिहार के गवर्नर फग्गू चौहान। गवर्नर ऑफ आरबीआई का गवर्नर कौन है? गवर्नर को दोस्तों हम शॉर्ट फॉर्म में जीओ भी लिख देते हैं। तो आरबीआई का गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास जी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और साथ ही साथ बिहार के भी गवर्नर की पूछे जाने की संभावना है।
तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद में मैं आपको बिहार के गवर्नर का नाम लिख दूंगा जो कि फग्गू महाजन जी हैं। तो आइए दोस्तों हम बिहार के गवर्नर का भी आपको लिख देते हैं, उसको भी आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए क्योंकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो गवर्नर ऑफ बिहार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गवर्नर ऑफ बिहार यानी कि बिहार का गवर्नर फग्गू महाजन जी हैं, फग्गू महाजन जी हैं, फग्गू महाजन जी हैं बिहार के अभी प्रेजेंट गवर्नर। तो आइए दोस्तों कुछ और करेंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो क्वेश्चन पिछले वर्ष विगत वर्ष में पूछे गए हुए हैं। तो आइए हम उन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो हम देखेंगे अब। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं 2018 के कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए सबसे पहले हम उनको चेक कर लेते हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, नेशनल एनिमल कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका आंसर बहुत ही इजी है। इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और ऐसे भी भारत के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, इससे रिलेटेड भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, या फिर ये कि बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो पक्षी हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसे हम लोग इंग्लिश में पीकॉक भी बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम बिहार के कुछ राष्ट्रीय पशु व राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बिहार का राष्ट्रीय पक्षी मैं यहाँ पे पहले इरेज कर लेता हूँ। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो दोस्तों बिहार का राष्ट्रीय पक्षी अगर पता है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी होता है दोस्तों गौरैया बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है आपसे जनरल नॉलेज में, जैसा कि आपको पता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस शहर में स्थित है। जी हाँ, अगर आपको ये सवाल का आंसर पता है तो वीडियो बिहार से ही रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं उस सवाल को। तो दोस्तों आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पटना, जिसे हम पटना का चिड़ियाघर भी बोलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान से ये सवाल पूछा जा सकता है, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस शहर में स्थित। तो इसका आंसर अब पटना बनाकर दे देंगे, पटना इसका आंसर होगा। और दोस्तों आगे के कुछ करेंट अफेयर्स जीके देखते हैं जो कि भारत से रिलेटेड होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उन जीके को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जुलाई और अगस्त महीने के कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण दिवस की, कि जुलाई और अगस्त के महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आते हैं और वे कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं हम जुलाई और अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो सबसे पहला आता है आपको भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब और किस साल को हुई थी। तो आप देख सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई को हुई थी। और नंबर 2 पे आता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको स्लाइड से इधर कर दूँ। विश्व चिकित्सा दिवस भारत में कब मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है दोस्तों 1 जुलाई को, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि नंबर 4 पे है। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। आप यहाँ से स्क्रीन पे देख सकते हैं कारगिल
दिवस, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। और आगे देखते हैं हम अगस्त के महीने में कुछ इम्पोर्टेंट दिवस की। विश्व सत्यापन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व सत्यापन दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका आंसर 1 अगस्त होगा। और आगे आता है दोस्तों विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। विश्व युवा दिवस आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, और हॉकी के ही खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, जो कि बहुत ही हॉकी के माहिर खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों आज के लिए कुछ और आगे देखते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत की प्रथम पनडुब्बी INS चक्र है, और परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है। और भारत की प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी है। और भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। इसके आगे भारत का प्रथम मेजर द्वीपाल मिसाइल, भारत का प्रथम दूर वाला मिसाइल, मतलब इसे हम एंटी ब्लास्ट मिसाइल बोलते हैं। भारत का प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल कौन सा है? तो वो है अग्नि। और भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो वो है पृथ्वी दोस्तों। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर में है। और दोस्तों आपसे शायद ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि तारापुर किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर दोस्तों हम आपको बता दें महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय, तो भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है। और भारत प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था, जो कि 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। और भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे है? तो भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में है। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब से हुआ था? तो इसका प्रसारण 15 अगस्त 1982 ईस्वी से शुरू हुआ था। प्रथम मॉक फिल्म कौन सी है? मॉक फिल्म दोस्तों यानी कि जिसमें बोला नहीं जा रहा हो। आज के फिल्मों में जो लोग डायलॉग देते हैं वो डायलॉग पहले नहीं दिया जाता था, तो उस फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। और इसके निर्माता दादा साहेब फाल्के हैं, जिन्हें भारतीय सिनेमा जगत का जनक भी कहा जाता है। और 1912 ईस्वी में यह फिल्म को रिलीज की गई थी। प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है दोस्तों? तो आपको बता दें प्रथम बोलती फिल्म आला मारा है। प्रथम बोलती फिल्म यानी कि जिसमें डायलॉग वाली फिल्म कौन सी है? तो प्रथम बोलती फिल्म यानी कि डायलॉग वाली फिल्म आला मारा है, जिसके निर्देशक अरदेश ईरानी हैं। जिसके निर्देशक अरदेश ईरानी हैं, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे अरदेश ईरानी इसके डायरेक्टर हैं। और भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी है। भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी है। और भारत की पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन है। और भारत की प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग है, जो कि 1984 ईस्वी में शुरू की गई थी। और दोस्तों आगे भी कुछ और इम्पोर्टेंट जीके हैं, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जीके हमने आपको बताया दोस्तों। ये 17 इम्पोर्टेंट जीके हैं, तो आप ये 17 को याद कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इनसे सवाल पूछे जाते हैं, और हो सके आपके भी एग्जाम पेपर में ये सवाल पूछे जा सके। तो आइए देखते हैं आगे का सवाल। तो आगे का सवाल कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि भारत का सबसे लंबा, बड़ा एवं ऊंचा से रिलेटेड है। तो भारत का सबसे लंबा, बड़ा और ऊंचा की बात करेंगे हम दोस्तों इस सेक्शन में। तो आइए देखते हैं भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा पुल आप लोगों से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना में स्थित है। और नहीं जानते हैं तो अब जान जाइए।
लिए भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों वो भी बिहार के सोनपुर जगह पे लगता है, जो कि वैशाली जिले में स्थित है। और सबसे ऊंची मीनार कहाँ पे है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है और वो कहाँ पे है, तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहाँ पे है, तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है, जो कि पंजाब में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है और वो कहाँ पे स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जियोलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं। सबसे लंबी सुरंग सड़क क्या है दोस्तों, तो सबसे लंबी सुरंग सड़क जवाहर सुरंग 2.8 किलोमीटर की जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो कि रेलवे की है, तो वो कौन सी है, तो वो पीर पंजाल है, जो कि 11.215 किलोमीटर की है और यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों ये आपने देखा कुछ और महत्वपूर्ण 12 करेंट अफेयर्स, इनमें से भी आपको सवाल को आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों आप इस 12 को याद कर ले तो बहुत ही अच्छा है। और आपने जैसे जैसे देखा इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को जो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। और आगे के वीडियो में दोस्तों हम विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे जिसे पूछे जाने की संभावना है, और वैसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। उसके अगले वाले वीडियो में हम मैथ्स का सेशन लेके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस लॉकडाउन की वजह से आपके अगल बगल में जो बच्चे मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारे चैनल पे एक मैट्रिक के मैथ्स की त्रिकोणमिति की फॉर्मूला वाली वीडियो डाली जा चुकी है। वो उनको भी लिंक सेंड करके बताएं कि यहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और ख़ास करके जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। और हमारा टारगेट है बिहार बोर्ड में 400 प्लस नंबर लाने का सभी बच्चों का। तो दोस्तों देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।